मैंने एक टॉपिक दिया था आप लोगों को, जो लोग अभी जुड़े हैं, अगर थोड़ा सा मन में विचार बने तो यह लिख लीजिएगा। मैंने लिखा था प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए खतरा। ठीक है, दे दीजिए उनको। चलिए, ऑनलाइन जो लोग हैं, आप अपनी बात साझा करना चाहेंगे? ऑनलाइन जो लोग हैं उनमें से 2 लोग अपनी बात मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी बात ऑफलाइन वालों को बता सकूं। कौन बताएगा? कोई नहीं? नंदिनी, यस सर। रीचा, हाँ यस बोलिए, सर। क्या लिखा आपने? अरे हाँ बोलिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा हाँ, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो कौन कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? प्रे, प्रेस। प्रे, प्रेस, प्रेस लोकतंत्र का, बहुत सुंदर लिखी हैं आप। मैं भी अगर अभी बात करूंगा तो मैं भी यहीं से शुरुआत करूंगा। वेरी गुड। और किसी ने लिखा हो तो बताएं। अच्छा इंट्रोडक्शन है आपका। और किसी को, और किसी ने लिखा है? सिंपी बोलिए। सर जी मैंने बोलिए। लिखा है। जी हाँ सर। लोकतंत्र बोलिए। अर्थात लोक का तंत्र, यदि इसे दूसरे हाँ शब्दों में बयां किया जाए तो हम कह सकते हैं हाँ कि लोकतंत्र लोक का, लोक के लिए, लोक का, हाँ, लोक के द्वारा बहुत शासन है। सुंदर। हाँ जैसे लोक के लिए स्वतंत्रता की अनिवार्यता उतनी ही है जितनी कि चिड़िया के लिए पंखों की। उसके बाद भारत का संविधान, सर मैंने थोड़ा लंबा लिख लिया है पूरा ही, तो मैं इसको छांट नहीं, के इंट्रोडक्शन। हाँ इंट्रोडक्शन, देखिए आप में से जो भी लिख रहा है इंट्रोडक्शन प्रयास करेगा 4 से 5 लाइन का हो। ठीक है, मैं एक छोटा सा इसका, अगर मुझे लिखना होगा तो मैं किस तरह लिखूंगा मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, और मुझे लगता है उस पर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेस की। तो जैसे कि अभी बताया आपने कि प्रेस क्या है। अगर हम कहें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के 3 स्तंभ बताए गए हैं। क्या क्या हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यपालिका का मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहा है वो कार्यपालिका में हो गया। और न्यायपालिका, आप लोग देखे होंगे कि संसद कोई भी नियम पारित करे, आजकल वो सुप्रीम कोर्ट में जाके तय होता है यह नियम रहेगा या नहीं रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कृषि सुधार जो भी नियम बना था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नष्ट, वो खत्म कर दिया। तमाम ऐसी चीजें। हम शुरू करेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार गणतंत्र राज्य या गणतंत्र राष्ट्र के 3 स्तंभ हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। चौथा स्तंभ भी है जिसे प्रेस कहा जाता है। हालांकि आजादी से पूर्व प्रेस ने, लिखना चाहे तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, हालांकि आजादी से पूर्व प्रेस ने जन जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए हमेशा ही सत्ता पक्ष ने प्रेस को दबाने का प्रयास किया है। पर कालांतर में प्रेस के स्वतंत्रता की बात उठी और उठती रहती है, पर कई बार अति घातक हो जाता है। वैसे ही आज के समय में मीडिया स्वतंत्र है, प्रेस स्वतंत्र है, लेकिन प्रेस की गतिविधियां गणतंत्र या लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होती जा रही हैं। यहां तक आपने इंट्रोडक्शन लिखा, 3 से 4 लाइन में हो गया। अब उसके बाद घातक क्यों होती जा रही है, जैसे ही आप घातक होती जा रही लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर उसको पढ़ने का प्रयास करेगा, अरे कुछ तो इसमें है जो लिखने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद घातक कैसे होती जा रही है आप लिखेंगे कि अब मीडिया के प्रकार लिखेंगे। कौन कौन सी मीडिया है? एक है ऑडियो विजुअल। ठीक है, अब मीडिया में जैसे हम जाएंगे तो फिर हम वर्णन करेंगे कि पहले सिर्फ छपी हुई सामग्री आती थी, प्रेस अर्थात समाचार पत्र या संवाद, ये छपे हुए माध्यम से आता था, लेकिन धीरे धीरे तकनीकी विकास से
यह जो छप के आता था वह क्या हो गया, ऑडिबल हो गया, मतलब सुनने योग्य हो गया, श्रव्य बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर तकनीकी विकास और हुई और हमने दृश्य और श्रव्य शब्द लिख लीजिएगा। दृश्य का मतलब जो देख सकते हैं, विजुअल से, और ऑडिबल दोनों मिलाकर के दृश्य और श्रव्य माध्यम से भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। अगर हम सिर्फ छपने वाली बात करें, निचार जी मेरी तरफ देखिएगा, अगर सिर्फ हम छपने की बात करें तो कुछ अखबारों के नाम आप बता सकते हैं? सबसे पुराना अखबार कौन सा था? बंगाल गजट सर। बंगाल गजट उदंत सबसे मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, आप उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद फिर आया रेडियो वाला, रेडियो से ऑल इंडिया रेडियो, ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुजन पांडे से समाचार सुने, अक्सर आता था पहले, ठीक है। तो आकाशवाणी से हुआ, लेकिन ये जो आकाशवाणी के समाचार थे ऑडिबल, आप लिखते रहेंगे उसमें, आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार सरकारी तंत्र के होते थे, या उसका नियंत्रण सरकार के हाथों में होता था, और सरकार अपने अनुसार जो भी अच्छी चीज है या जिसे प्रचार मिलना चाहिए ऐसी ही सामग्री उसमें प्रसारित करती थी। यहां भी प्रेस नियंत्रण में नहीं था, या यह भी माध्यम नियंत्रण में नहीं था। समय के साथ साथ फिर इसे भी स्वतंत्र किया जाने लगा, और स्वतंत्रता का प्रभाव यह रहा कि बहुत सारे एफएम चैनल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल बोलते हैं उसको, तो एफएम चैनल आना शुरू हुए। सुना होगा आप लोगों ने एफएम चैनलों का नाम, एक आध एफएम चैनल का नाम बताएंगे? रेडियो मिर्ची, नावेद भाई हैं उसमें, ठीक है, नावेद भाई बोलते हैं और खूब मजाक उड़ाते हैं लोगों का, ठीक है। तो बहुत सारे एफएम चैनल आ गए जिसके माध्यम से लोग अपनी बात कहने लगे। थोड़ा सा और जोड़ेंगे, अब वर्तमान समय में तो आपके पास इतने ऐप हैं, जब से उसमें लिखेंगे कि जब से मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल का चलन बढ़ा है, तो हर व्यक्ति अपना खुद का रेडियो चैनल बना सकता है। मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? अच्छा, इसका मतलब आप हमारे रेडियो चैनल को सुनती नहीं है। हमारा भी एक रेडियो चैनल है, आप इसमें सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई में सुन सकते हैं, गूगल पॉडकास्ट में सुन सकते हैं। तो ये जो अपना व्यक्तिगत रेडियो चैनल आप चला सकते हैं, इसे नाम दिया गया पॉडकास्ट, PODCAST, इसे पॉडकास्ट का नाम दिया गया है। और इससे बड़ी स्वतंत्रता की बात क्या होगी कि हर व्यक्ति अपना खुद का चैनल बना करके और अपनी आवाज लोगों तक आवाज पहुंचाता है इसमें पॉडकास्ट के माध्यम से। ये हमने एक पक्ष रख दिया। समाचार पत्र मैंने बताया, ऑडियो वाला बताया, अब हम ऑडियो वीडियो पे आ जाते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यम पर। अब थोड़े से और आगे बढ़े तो फिर प्रादुर्भाव हुआ दृश्य श्रव्य अर्थात ऑडियो विजुअल का। ऑडियो विजुअल में समाचारों के चैनल टेलीविजन पर आए, इसे भी लिखेंगे। शुरुआत में इसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, भारत में जैसे दूरदर्शन और ऐसी चीजें थी। फिर बाद में इन्हें और स्वतंत्र किया गया और इन्हें निजी बनाया गया, जिसमें फिर कई चैनलों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उसमें ये मेरे ख्याल से 91-92 में ऐसा हुआ है कि निजी प्रसारण को अनुमति दी गई कि ठीक है, आप भी न्यूज चलाइए, सिनेमा चलाइए, जो चलाइए। और भारत में पहला जी मीडिया आया था। इस इतना लिखने में आपका 100-150 शब्द हो जाएगा। इतना लिखे आप लोगों में किसी ने लिखा? इतना नहीं लिखा है, ठीक है। अब फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे, जो समझना है लिखते चलना है। अब जब सरकार ने इन चीजों पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया और इसे निजी माध्यम या व्यक्तिगत माध्यम की ओर प्रसारित कर दिया, तब धीरे धीरे यह देखने में आ रहा है कि निजी माध्यम वाले या फिर व्यक्तिगत रूप से चलाए जाने वाले समाचारों के चैनल, इसमें आप YouTube वगैरह का भी वर्णन कर सकते हैं कि YouTube के माध्यम से भी अब समाचारों के चैनल जो भी चल रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या फिर पैसे के लोभ के लिए ज्यादातर काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी के खिलाफ कोई समाचार चलवाना हो तो आप पैसे देकर के चला सकते हैं, ऐसा देखने में आया। चला सकते हैं अगर लिखेंगे तो मार खाने वाला काम करेंगे, आप उसमें लिखेंगे ऐसा देखने में आया है।
कि किसी एक व्यक्ति के बारे में सारे दिन या कभी कभी कहिए हफ्तों समाचार चैनल बजाए जाते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि भारत के अमूल्य धरोहर, भारत के हीरा, भारत के अमूल्य रत्न, क्या नाम था उनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भारत के नगीना जिनका स्वर्गवास हुआ, उनकी खबर अखबार ने 5वें पन्ने पर एक पैरा में छापी और उसी दौरान कोई और मरे थे या मरी थी, उनका समाचार पत्र गुणगान करते रहे जैसे इन्होंने भारत की प्रगति में महात्मा गांधी से बढ़कर भी योगदान दिया हो, और उसके लिए सारे समाचार पत्र आदि शोक मनाते रहे हफ्तों तक। इस तरह की जब बातें आप लिखेंगे ना, प्रामाणिक बातें, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, इस लड़के को थोड़ी बहुत जानकारी तो है। नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि उन दिनों ऐसा हुआ था कि हफ्ते तक लोगों ने उनका वो मनाया, और हमारे कलाम साहब जो कि नगीना थे, भारत को बहुत आगे बढ़ा के गए, उनका समाचार लोगों ने चौथे पन्ने पर छोटा सा छापा था। और ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है। यह क्या है? यह प्रेस की स्वतंत्रता घातक रूप में परिणत होकर के आ रही है। इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे। अभी वर्तमान समय में यह तो बाद की बात, पहले की बात थी। धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्वार्थ के कारण, जैसे मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में दो भाइयों के बीच झगड़ा हो गया, ठीक है, दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ, समाचार पत्र वाले पहुंचे और उन्होंने उसे दो समुदाय का झगड़ा बता दिया, और ये दो समुदाय का झगड़ा बताने के कारण एक मोहल्ले में तो आग लगी ही थी, पूरे देश में लोगों ने आग लगवा दी। यह जरूर कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता है जो इस तरह से घात कर रही है देश के प्रति या फिर लोकतंत्र के प्रति। यह सिर्फ भारत में ही नहीं है, विदेशी मीडिया भी ऐसा करती है। अभी हाल की खबरों में आपने सुना होगा, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, और उस डॉक्यूमेंट्री में एक व्यक्ति के बारे में तो उसने अनाप शनाप कहा ही है, उसने हमारे देश के बारे में भी बहुत गलत बातें कही है। और आए दिन ऐसा होता रहता है। कई ऐसे भारत के ही समाचार पत्र हैं जो बीच बीच में ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं, सिर्फ अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, अपना प्रचार पाने के लिए। कभी किसी क्षेत्र में दंगे की खबर छाप देंगे हेडलाइंस में कि लोग उनके अखबारों को पढ़ें, उनके समाचार को तवज्जो दें, और उसके कारण देश में कहीं ना कहीं आग लगे। अगर आज प्रेस इतनी अब थोड़ा समापन की ओर चल रहे हैं, अगर प्रेस इतनी स्वतंत्र नहीं होती, उन पर नियंत्रण होता, तो कम से कम आए दिन होने वाले दंगे फसाद या फिर देश विरोधी तत्वों के भाषण या फिर देश तोड़ने जैसी बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होती। कहीं ना कहीं लोग क्षणिक लाभ के लिए इस तरह की हरकत कर देते हैं। उन्हें तो पैसा मिल गया, लेकिन इसका आगे चल के कितना नुकसान हो सकता है, इस पर कभी नहीं सोचा उन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर हम बैक में रिवर्स में लेके चलते हैं। लिखेंगे, आपको याद होगा या विदित हो कि भारत में एक होटल पर, पंचतारा होटल पर आतंकवादी हमला होता है, एक शहर पर हमला होता है, और समाचार पत्र या फिर मीडिया यह कहती है कि यह तो एक धार्मिक टेररिज्म है, वेयर एज जबकि यह धार्मिक आतंकवाद नहीं था, विदेश से भेजे गए कुछ आतंकवादी थे जिन्होंने हफ्ते भर के लिए पूरे राज्य को अचल कर दिया था। याद है कौन थे वो? नहीं सुनी है? ठीक है, 26/11। कहीं ये नहीं लिखेंगे कि ये बोला हिंदू आतंकवाद है या मुस्लिम आतंकवाद है, नहीं, आतंकवाद का कोई परिभाषा नहीं होता है। ठीक है, हम जब सीमा पे खड़े होते हैं, फौजी जब सीमा पे खड़े होते हैं, तो उसके साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक लाइन में होते हैं। वहां कोई ये नहीं कहता कि अरे भाई हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं। वहां सभी भारत माता की जय बोलते हैं, या फिर जिस रेजिमेंट में है, आर्मी में है अगर,
आर्मी में गोरखा रेजिमेंट में है, तो वो ये नहीं कहते हैं कि नहीं जी मैं तो भगवान का नाम नहीं लूंगा। उनके यूनिट का स्लोगान है जय महाकाली आयो गोरखाली, और ये कह के वो खुखरी निकाल के आक्रमण करते हैं इरिस्पेक्टेड ऑफ धर्म। वहां धर्म हम नहीं देखते, लेकिन मीडिया वाले क्या करते हैं, एक धार्मिक जामा पहनाते हैं ताकि उनको प्रचार मिले, उनके अखबार को लोग ज्यादा सुने और उनकी प्रगति हो। लेकिन कहीं ना कहीं देश के साथ समझौता हो रहा है। ठीक है, उसको थोड़ा सा और विस्तार दें आप, वो वाली घटना, मुंबई वाली घटना। ठीक है, कि इसके ऊपर एक ऐसी मीडिया चैनल थी, जब हमारे क्या लिखेंगे उनको, फौजी या जब हमारे कमांडो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, उसका उन्होंने लाइव प्रसारण किया। और लाइव प्रसारण करके क्षणिक, वो तो अपनी टीआरपी बढ़ा रहे थे, लेकिन इससे वो जो आतंकवादी थे, उनके काका जो विदेश में बैठे हुए थे, वो मॉनिटर कर रहे थे कि कमांडो कहां से जा रहे हैं, और उनको बता रहे थे कि भाई देख इस कमरे में कमांडो हैं, मार बम। और इस तरह से उस मीडिया वाले ने, जो भी रहा हो, आप लोगों को पता है नहीं पता है, एक एनडीटीवी नामक एक मीडिया हुआ करती थी उन दिनों, उसमें एक बरखा दत्त नाम की महिमा हुआ करती थी, तो इन्होंने लाइव प्रसारण किया था। अब ये देखिए ये हो रहा है, हालांकि सरकार ने बाद में, कांग्रेस की सरकार थी, तो बाद में सरकार ने उनको बैन कर दिया था, एक दिन के लिए बैन किया गया था। और बाद में फिर यह नियम बनाया गया कि कोई भी इस तरह की लाइव घटना आप नहीं दिखा सकते, विशेषकर जो आतंकवादी घटना है उस पर जो हमारी फौज कार्रवाई कर रही है। आप उसमें लिखेंगे कि मीडिया की यह स्वतंत्रता इतनी घातक बनी कि जो ऑपरेशन 24 घंटे में समाप्त होना था, उस ऑपरेशन को समाप्त होने में समय लगा। और इसमें हमारे शायद 2 शहीद हुए थे कमांडो। ठीक है, मेजर उन्नी कृष्णन थे और एक और कोई था। इसमें हमारे 2 सेनानी शहीद हुए थे सिर्फ उस मीडिया की बदौलत। आपने पूरा का पूरा ये दे दिया कि मीडिया की स्वतंत्रता घातक है। थोड़ा सा ढील भी देते हैं, बच्चे को बहुत मारा मैंने, अब थोड़ा सा दुलार देते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि यह माना जाता है कि अगर उस पर नियंत्रण हो जाए, अगर मीडिया पर सरकार का नियंत्रण हो जाए, तो कई ऐसे चीज हैं जो प्रकाश में नहीं आ पाएंगे। एक उदाहरण आप दे सकते हैं कि बीच में सरकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं या नौकरी के लिए परीक्षाओं का आयोजन करती थी, पर इसका परिणाम समय पर नहीं निकालती थी। इसके लिए एक सज्जन थे जिन्होंने अपने न्यूज चैनल पर इस मुद्दे को उठाया, नाम था मिस्टर रवीश कुमार, और नाम हम नहीं मेंशन करिएगा कहीं भी, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी व्यक्ति का, क्योंकि क्या पता सामने वाला किस विचारधारा का हो। ठीक है, तो आप उसमें लिखेंगे कि उसने छात्रों के मुद्दे को या बेरोजगार लोगों के मुद्दे को उठाया था, और जिसके कारण बहुत ज्यादा ही प्रगति हुई और बेरोजगारों की बात सुनी गई। लेकिन फिर वहीं हट से तुलना करा देंगे, फिर वहीं लोगों ने, मीडिया ने इस स्वतंत्रता का लाभ उठाया और न जाने कितनी गाड़ियां जला दी अग्निवीर के नाम पर, जला दी ना। जबकि जो रोजगार देता है यह उसका सर्वाधिकार है, वह आपको कितने दिन के लिए रखे, क्या रखे, यह निर्णय करना उसके हाथ में है। लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया और न जाने कितनी संपत्तियां जला दी गई। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ सरकारी संपत्तियां जली थी, ट्रेन में न जाने कितने लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे होंगे, न जाने कितने लोगों के जरूरी कागजात आ रहे होंगे, न जाने कितनी बहनों के लिए गहने आ रहे होंगे शादी के लिए, वह सब जल करके नष्ट हो गया। और इससे यह सिर्फ मीडिया की स्वतंत्रता है जिसने लोकतंत्र की जड़ों को हिला के रख दिया और हिलाती रहती है। अब हम समाप्त करेंगे। आज समय है कि जो भी मीडिया है वह अपनी स्वतंत्रता की सीमा रेखा एक निर्धारित करे, और यदि वह स्वतंत्रता लोकतंत्र या समाज के लिए खतरा बनने जा रही है तो ऐसी स्वतंत्रता को त्याग दे, और यदि वह नहीं त्यागती तो इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और इस स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं कुचलना पड़ेगा। और इसका मैं एक उदाहरण देकर के समाप्त करूंगा। उदाहरण यह है कि एक बार एक सांप को किसी ऋषि ने कहा कि भाई सांप तुम्हारे यहाँ से कोई गुजरता है, तुम्हें डस लेते हो, अपना डसने की प्रकृति छोड़ दो।
सांप ने उस महात्मा की बात मान ली, डसना छोड़ दिया, उसका फल यह हुआ कि बच्चे उसे पत्थर मारने लगे और लहूलुहान हो गया। फिर महात्मा दोबारा आए, बोले तुम्हारी यह दशा किसने की? तो सांप ने कहा आप ही ने कहा था डसना छोड़ दो, मैंने डसना छोड़ दिया, इसलिए मेरी यह दशा हुई है। तो महात्मा ने कहा अरे मूर्ख, तुम्हें डसना छोड़ने के लिए कहा था मैंने, फुफकारना छोड़ने के लिए नहीं कहा था। अभी तुम्हारे अंदर फुफकारने की कला तो है ही, फुफकार मारो लोग डरेंगे। और जब फिर तीसरी बार महात्मा आए तो वह सांप स्वतंत्र था, स्वच्छ था और स्वस्थ था। उसने कहा जी सर, हमने फुफकारना शुरू कर दिया है और इस स्वतंत्रता को एक फुफकार की जरूरत है जो सरकारी नियंत्रण से आ पाएगी। खत्म। इतना लिखेंगे तो आपका ताली बजाने के लिए नहीं कहा, मैं कोई नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिख पाएंगे जिस सहज ढंग से मैंने बताया, तो मुझे लगता है आप 600 से 700 शब्द तक जा पाएंगे। आपकी सीमा कितनी है? 500 शब्दों की। तो अगर 700 शब्द में बात हुई है, देखिए अभी वैसे जा रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कोई कोटेशन नहीं दिया बीच में, मैंने कोई फोटो भी नहीं बनाया। और ये ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग का मैंने देखा है कोटेशन डाल देंगे, उसको न जस्टिफाई कर पाते हैं न उसके बारे में कुछ लिखते हैं। ऐसी गलती ना हो। ऑनलाइन आप लोग मुझे सुन पाए हैं क्या अभी तक? यस सर। हाँ सर।